गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर। अब उस अटैक के अंदर जो उस टाइम लेट सुप्रीम लीडर थे ईरान के, अयतुल्ला सईद अली खमानी, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। अब दोस्तों, पिछला 3 महीना या 4 महीना आप कह सकते हो कि काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला है ईरान और इसराइल और यूएसए के बीच में। अब यहाँ पर फाइनली जब युद्ध एक तरह से खत्म हो गया है, तो उस टाइम ईरान यहाँ पर इनका फ्यूनरल इवेंट यहाँ पे होस्ट करेगा। फ्यूनरल इवेंट मतलब एक तरह से जो उनका फ्यूनरल होगा वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर किया जा रहा है। अब इसमें ना ईरान दुनिया भर के अलग अलग लीडर्स को इनवाइट कर रहा है। उसी में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इनवाइट किया गया है। बेसिकली ना यहाँ पे ईरान शोकेस करने की कोशिश कर रहा है कि देखो, हमारे ऊपर अटैक हुआ था, बट हम यहाँ पे घबराए नहीं, हम यहाँ पे डटे रहे। और इनफैक्ट अगर सीज फायर हुआ भी या फिर जो युद्ध है वो रुका भी, तो वो ईरान की शर्तों के ऊपर ही रुका है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए यहाँ पर ये जो फ्यूनरल इवेंट है, ये 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में यहाँ पे ईरान यहाँ पे कंडक्ट करने वाला है। ऑन द अदर हैंड दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि इस बार जो ब्रिक्स समिट है वो भारत में होने जा रहा है। अब ब्रिक्स समिट में क्या हुआ अभी, कि ब्रिक्स समिट में एक तो पहली बात ये कि जो अलग अलग ब्रिक्स देशों के एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी भारत में थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी उन सबको मिले, राइट। और इसमें डिस्कशन हुआ कि कैसे हम सब लोग मिलकर साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल वल्नरेबिलिटीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थ्रेट्स हमें फेस करने को मिल रहे हैं ना सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, उनको हम टैकल कर पाएँ। तो हमारी तरफ से ये जो मीटिंग थी, उनको होस्ट कर रहे थे, चेयर कर रहे थे अजीत डोभाल जी, जो कि हमारे एनएसए हैं, और ऐसे ही बाकी देशों के अपने एनएसएस भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो भारत की इस बार की जो प्रेसिडेंसी है, इसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इस बार की भारत की ब्रिक्स चेयरमैनशिप की थीम है। अब इस मौके के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बातें बताई, जैसे फॉर एग्जांपल कि किस तरह से जो ब्रिक्स का रोल है वो दुनिया की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। बाकी हमें टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और ये जो एआई जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इनको डील करने के लिए आपस में साथ मिलकर कोलैबोरेट करना पड़ेगा। बाकी आप लोग जानते होंगे कि ब्रिक्स के अंदर टोटल आज के समय टोटल 11 देश हैं। देखो, 5 देश तो वही हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके अलावा 6 नए मेंबर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, विच इज़ इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर का 25% से भी ज़्यादा जीडीपी और 25% से ज़्यादा ट्रेड इसी से होता है। एंड यहाँ पर इंडिया, चाइना जैसे पॉपुलस देश भी यहाँ पे हैं। तो लगभग दुनिया का 40% पॉपुलेशन हमारे पास ही आपको देखने को मिल जाता है। और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भी दुनिया के अंदर ये स्ट्रेंथन करता है। अब इसी मौके के ऊपर आप नोटिस कर पाओगे कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, वैंग यी, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिले। और यहाँ पर चाइना ने ये बोला कि देखो, बीजिंग पूरी तरह से तैयार है हमारी नई दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर आने वाले समय के अंदर ट्रस्ट के साथ काम करने के लिए। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में बहुत बार इश्यूज रहे हैं, पर पिछले कुछ सालों में कोशिश करी गई है कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों देशों के बीच का, उसको कुछ हद तक कम करें। और चाइना ने इस बार यहाँ पे बोला है कि कोई भी मुद्दा हो, जहाँ पर भी डाउट्स हैं इंडिया को, तो उस डाउट्स को हम लोग रिजॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि दोनों देश के जो लीडर्स हैं वो साथ मिलकर यहाँ पे चीज़ों के ऊपर कंसेंसस पे आए, एंड उस बेसिस के ऊपर ब्रिक्स के अंदर कॉपरेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो पाए, राइट। तो दोस्तों, डेट है आज की 25 जून 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो पद्मा अवार्ड्स 2026 के बारे में करना है। देखो, वैसे देखो, पद्मा अवार्ड्स पे अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो थोड़ा स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा आएगा। हालांकि मैंने पहले भी बताया हुआ है, बट एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखो, होता पता क्या है कि भारत देश में सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद जो अवार्ड्स आते हैं वो आते हैं पद्मा अवार्ड्स। अब पद्मा अवार्ड्स में भी अगर मैं बात करूं, तो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर उसके बाद आपको पद्मश्री आपको देखने को मिल जाएगा। ये इनका ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। अब हर साल रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये अनाउंस किए जाते हैं। जैसा मैंने बताया, 3 कैटेगरीज होगी। पद्म विभूषण, जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। पद्म विभूषण, जिन्होंने कोई अच्छी सर्विस दी है, हाईएस्ट ऑर्डर की, हाई ऑर्डर की।
पद्मश्री उनको मिलता है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यहाँ पे अच्छा काम किया है। तो कोई इंसान किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी ऑक्यूपेशन का हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी पोजीशन हो, सब यहाँ पे क्वालिफाइड होते हैं। देखो ये तो बात हुई, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। एक्सेप्शन क्या है कि हमारे जो सरकारी इंप्लॉइज है ना, गवर्नमेंट इंप्लॉइज या फिर जो जैसे पीएसयू के अंदर काम कर रहे हैं, ये एलिजिबल नहीं होते। ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ यार ये सरकारी अफसर था, इसने अच्छा काम किया, चलो इसको भी दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, अगर सरकार के लिए कुछ डॉक्टर हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कोई शानदार रिसर्च करी है, कुछ डॉक्टर ने कुछ बहुत अच्छा इलाज कुछ ऐसा ढूंढा है, तो उनको मिल सकता है। बट वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पद्म अवार्ड्स नहीं मिलते। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, सोशल इंजीनियरिंग, सॉरी साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, सिविल सर्विस, स्पोर्ट्स। ये सारी अलग अलग फील्ड्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो हर साल ये अनाउंस किए जाते हैं, एक कमेटी बनती है पद्मा अवार्ड्स कमेटी, जिसको कि अपॉइंट किया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब अगर किसी बंदे को खुद को नॉमिनेट करना हो, तो वो खुद भी नॉमिनेट कर सकता है या आप किसी और को भी नॉमिनेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे लगा कि यार रोहित शर्मा को मिलना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, तो मैं भी रोहित शर्मा को नॉमिनेट कर सकता हूँ। रोहित शर्मा खुद भी अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है। तो इट इज पॉसिबल। अब एक चीज जो आपको यहाँ को बहुत अच्छे से समझनी है, वो है विद रिगार्ड्स टू टाइटल्स। देखो, आप लोगों ने सुना होगा आर्टिकल 18(1) के बारे में। आर्टिकल 18(1) हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि भाई कोई भी टाइटल हो, ठीक है ना, उसने सब कुछ अबॉलिश कर दिया, बाकी स्टेट जो है वो टाइटल्स यहाँ पे नहीं दे सकता अपने इंडिविजुअल्स को। पर आप इस बात को समझना, जो पद्मा अवार्ड्स है ना, वो दरअसल में टाइटल्स कंसिडर ही नहीं किए जाते। समझे मेरी बात को? क्योंकि पद्मा अवार्ड्स इस तरह का कोई लीगल स्टेटस या प्रिविलेज आपको नहीं देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, पद्मा अवार्ड्स यहाँ प्रोहिबिटेड नहीं है, क्योंकि ये टाइटल ही नहीं माने जाते। बाकी एक बात और यहाँ पे समझना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पद्मा अवार्ड्स एक साल में दिए जा सकते हैं, वो है 120। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई हो, कोई एनआरआई हो, कोई फॉरेनर हो, कोई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इनको इस 120 की लिमिट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। 120 तो वो लोग हो गए जो देश में रहते हैं, मतलब जो देशवासी हैं, प्लस एट द सेम टाइम जिनकी डेथ नहीं हुई। अगर बाकी इनको अलग कर दूं, जिनकी डेथ हो चुकी है, या फिर एनआरआई, फॉरेनर, ओसीआई को अलग कर दूं, तो नंबर 120 को क्रॉस कर जाता है। वैसे उनके अलावा 120 नहीं होने चाहिए, 120 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसा कोशिश किया जाता है कि देखो, मान लो अगर किसी को आज पद्मश्री मिल गया, तो आगे जाके उसको पद्म भूषण भी मिल सकता है ना। पर कोशिश ऐसी की जाती है कि कम से कम इसमें 5 साल का गैप हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस साल पद्मश्री में दिया, अगले साल पद्म भूषण। तो कोशिश ऐसी की जाती है कि कम से कम 5 साल का गैप हो। बट देर इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। अगर कोई बहुत ही डिजर्विंग केस है, उस केस में फिर ये 5 साल वाली जो लिमिट होती है, इसको भी हटा दिया जाता है। हो सकता है अगले साल ही उसको पद्म भूषण या पद्म विभूषण हम दे दें, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हर साल इस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। एक सनद, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और साथ में एक मेडेलियन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस बार कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन को मिला, जैसे फॉर एग्जाम्पल धर्मेंद्र जी, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने अपने सिनेमा के लिए बहुत ही शानदार काम किया, तो उनको पद्म विभूषण से सम्माना गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ममूटी, ठीक है, ये भी बहुत ही फेमस एक्टर हैं, तो इनको पद्म भूषण। अलका याग्निक जी, जिन्होंने सिंगर जो है हमारे, तो उन्होंने उनको भी यहाँ पे मिला। बाकी पद्मश्री की बात करें तो आर माधवन जो एक्टर हैं, तेलुगु एक्टर में मुरली मोहन, राजेंद्र कुमार, सतीश शाह, इनको डेथ के बाद मिला, तो इनको पद्मश्री यहाँ पे दिया गया। तो ये कुछ बातें थी पद्मा अवार्ड्स के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका चीता मित्रास के बारे में। देखो, आपको पता होगा कि भारत के अंदर चीता 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद भारत ने कोशिश करी कि हमारे यहाँ पे चीताज हम वहाँ पे री इंट्रोड्यूस करें। और हमने चीता कहाँ री इंट्रोड्यूस किए? कूनो, ठीक है। कूनो आपको पता होगा, मध्य प्रदेश के अंदर आपको कूनो नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। हमने नमीबिया से, हमने साउथ अफ्रीका से यहाँ पे चीते मंगाने स्टार्ट किए 2022 में। एंड यहाँ पर मेजर रोल रहा एनटीसीए का। एनटीसीए के साथ साथ आपका जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन सब ने मिलकर काम किया, और हमने यहाँ पे भारत में चीते वापस लाने यहाँ पे स्टार्ट किए। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे जो एशियाटिक चीता तो नहीं आए, पर हम अफ्रीकन चीतस लेकर आ पाए। दरअसल में ना, एशियाटिक चीता केवल और केवल ईरान में देखने को मिलते हैं, तो वो तो हमें नहीं मिले। बट हमने अफ्रीकन चीता वापस यहाँ पे री इंट्रोड्यूस किए भारत के अंदर, ठीक है। तो ये तो बात हमें पता है। अब यहाँ पे पता क्या है, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी,
ये दरअसल में कुल्लू नेशनल पार्क गई। वहां पर जाकर इन्होंने चीता मित्रास के साथ बात करी। अब सवाल आएगा कि चीता तो समझ आ गया, ये चीता मित्र कौन है। देखो, चीता मित्र दरअसल में कुछ वॉलेंटियर्स हैं, कुछ आपके एम्बेसडर्स हैं, जो क्या काम करते हैं, जो चीता को कंजर्व करने का काम करते हैं। देखो, चीता के आसपास जहाँ वो रहता है, वहाँ पर काफ़ी सारी लोकल कम्युनिटीज़ भी हैं। उनको समझाना चीता के बिहेवियर के बारे में, उनको अवेयरनेस कर दिलवाना, ये सारा काम चीता मित्रा ही करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसको रोकने के लिए इनका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मान लो चीता की ऐसे एरिया में चला गया जहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो फटाफट इस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि चीता वहाँ से बाहर जल्दी से जल्दी यहाँ पे निकाला जा पाए। तो हमारे राष्ट्रपति जी ने भी इनसे बात करी, तो बहुत सारी बातें यहाँ पे सामने निकल के आई चीता मित्रास के बारे में। बाकी देखो, कुल्लू नेशनल पार्क के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये आपको मध्य प्रदेश के श्योपुर एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ से कूनो रिवर, जो रिवर है वो जाती है, जो कि चंबल नदी की एक आपको ट्रिब्यूटी देखने को मिल जाएगी। अब इसमें आपको लेपर्ड्स, वॉल्व्स, हाइनास, स्लॉथ बियर, चीतल, सांबर, नीलगाय, चिंकारा, ये सब देखने को मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर कुल्लू नेशनल पार्क के अंदर। और यहाँ पर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सवानास, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। जब चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया तो 20 सिविक गांव ऐसे थे जिनको यहाँ पे वॉलेंट्री रीलोकेट किया गया, मतलब किसी और एरिया में यहाँ पे उनको यहाँ पे पुनर्स्थापित यहाँ पे किया गया, ताकि चीता को कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो और उनका जो कोर हैबिटेट है वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस वहाँ पे बिल्कुल भी ना हो पाए। बाकी इसके अलावा हमने चीता को ट्रैक करने के लिए रेडियो कॉलर्स, ड्रोन्स, सीसीटीवी कैमरास, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि चीता कहाँ जा रहा है हम उसको यहाँ पे समझते रहें। एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे ग्रासलैंड को रिस्टोर किया, जो भी इन्वेजिव स्पीशीज थी उनको हटाया गया है ना, पानी को कंजर्व किया गया ताकि चीता यहाँ पे अच्छे से रह पाए। इसके लिए सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे लिए। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है ट्रेड्स के बारे में। दोस्तों, इस बार 2026 के प्रीलिम्स के अंदर ट्रेड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। और देखो, एक्चुअली ये दिखाता है कि किस तरह से यूपीएससी करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करता है। और इनफैक्ट मैंने कई बार बताया है कि जो पीआईबी के अंदर न्यूज़ आती है वो भी हम यहाँ पे प्रीलिम बूस्टर के अंदर कवर करते हैं, ताकि कोई दिक्कत आपको करंट अफेयर के अंदर यहाँ पे ना रहे। अब सबसे पहले समझो कि आखिर ये ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। देखो, जैसे मान लो कोई सेलर है, कोई भी सेलर, जैसे मान लो ये बंदा फ्रिज बनाता है, ठीक है ना। अब ये फ्रिज किसी को बेचता होगा। मान लो ये फ्रिज बेचता है किसी पर्टिकुलर कंपनी को। कंपनी को इन द सेंस कि मान लो जैसे कोई बहुत बड़ा शॉपकीपर हो सकता है, बहुत बड़ा दुकानदार हो सकता है, ठीक है, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मान लो। ठीक है, इसने बंदे ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत सारे फ्रिज बेच दिए। ठीक है, बढ़िया किया। अब सुनना मेरी बात यहाँ पे ध्यान से। अब यार इसने इसको फ्रिज बेचे, तो क्या ये अभी इसको पैसा दे देगा? सर नहीं। हो सकता है ना भाई इसने 100 फ्रिज बेचे हों और इसके पास उतने पैसे ना हो, ये बोल रहा हो कि भाई 3 महीने दो, मैं 100 के 100 फ्रिज बेच दूंगा तो आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो ये तो बहुत परेशानी हो जाएगी इस केस में, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। ये फ्रिज वाला बंदा वेट थोड़ी करता रहेगा कि 3 महीने खत्म होंगे तब जाके ऐसा होगा। तो इसका एक सोल्यूशन पता क्या है? इसका एक सोल्यूशन है ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। वो कैसे काम करेगा? देखो, होगा पता क्या, ये है हमारा सप्लायर। ये सप्लायर यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे इनवॉइस अपलोड कर देगा कि मैंने भाई साहब इस बंदे को इतने फ्रिज बेचे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अपलोड कर देगा। ये बंदा भी एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ हाँ भाई इसके फ्रिज मेरे पास आ चुके हैं। इसने डिजिटली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे पास फ्रिज आ चुके हैं, मुझे पैसे देने बचे हुए हैं। अब पता क्या होगा, जब इस प्लेटफॉर्म पे ये दोनों ऐसा काम कर देंगे, उसने इनवॉइस अपलोड कर दिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो आगे जाके एक बंदा आएगा फाइनेंसर। फाइनेंसर मतलब आपका बैंक हो सकता है, और एक बैंक नहीं मल्टीपल बैंक्स हो सकते हैं। ये बैंक देखेंगे कि हाँ यार एक अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? हम एक काम करते हैं, हम आज के दिन इस सेलर को पेमेंट कर देते हैं, 3 महीने के बाद ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हमें पैसे रिटर्न कर देगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये फाइनेंसर को क्या फायदा, ये 3 महीने के लिए क्यों दे रहा है पैसा? भाई उसको कुछ कमीशन कमाने को मिल जाएगा ना, समझ रहे हो मेरी बात को, कुछ पैसे कमा लेगा यहाँ पर ही। तो ये सारा सिस्टम ऐसे काम करता है। इसको बोलते हैं कि डिस्काउंट रेट ऑफर करना, कंपटीटिव बिडिंग होगी यहाँ पे। तो जो एमएसएमई को, इसको सप्लायर को लगेगा कि सबसे बढ़िया बिड है, उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और जब वो 3 महीने खत्म हो जाएंगे, ये आपका फाइनेंसर यहाँ से इससे पैसे डायरेक्ट ले लेगा, ये साइड में हो जाएगा। समझे मेरी बात को? ये होता है आपका ट्रेड्स प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है। ये तो बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। हाँ जी बिल्कुल।
अब एक बार ना देखो मैंने समझा दिया आपको, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ो। उसका रीज़न पता क्या है कि आप लोगों को समझ होती है कई बार कांसेप्ट की, पर जब इंग्लिश पढ़ते हो तो पता नहीं क्या समझ नहीं आता आपको। बट लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो ट्रेड्स क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? जो कि एमएसएमई, एमएसएमई कौन है? यहाँ पे मैं सेलर की बात कर रहा हूँ, ये सेलर को ही बोल रहे हैं एमएसएमई, ये मोस्टली आपके एमएसएमईज़ होते हैं। तो जो कि आपका एमएसएमई को इनेबल करता है क्या? ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि भाई वहाँ से पैसा आना था, उस इनवॉइस को यहाँ पर इमीडिएट कैश के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कैसे? क्योंकि हमने उस इनवॉइस को बैंक के लिए ऑक्शन कर दिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ऑक्शनिंग यहाँ पे हमने कर दी। तो ये फ्रेमवर्क आरबीआई ने 2014 में लाया था और आगे जाके ये 2018 में ये ऑपरेशनल होने लग गया। बाकी इसका काम यही है कि भाई देखो एमएसएमईज को वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट ना रहे, मतलब आम डेली बेसिस पे जो पैसा चाहिए होता है रोजमर्रा के खर्चों को मेंटेन करने के लिए, ऐसा कोई रुकावट यहाँ पे उनके लिए ना हो। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो पैसा उनको मिलना है, जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उसको फटाफट हम यहाँ पे उसकी फाइनेंसिंग यहाँ पे कर पाए। तो आरबीआई इस ट्रेड प्लेटफॉर्म्स को जो रेगुलेट करता है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे एमएसएमई सेलर्स, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बायर्स और आपके बैंक एनबीएफसी ये सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। फिर इनके अंदर होती है कॉम्पिटिटिव बिडिंग। जो भी आपके बैंक या एनबीएफसी होंगे वो कोशिश करेंगे कि कम से कम रेट के ऊपर हम यहाँ पे बेस्ट उनको यहाँ पे देने की कोशिश करें। तो एमएसएमई को जो पसंद आएगा उसको वो चूज कर सकता है। और देखो यहाँ पर कोई कोलैटरल देने की भी कोई जरूरत नहीं है। कुछ आपको पैसा लेने के लिए कुछ गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो आपने इनवॉइस अपलोड किया है वो काफी है, दैट शुड वर्क। बाकी सारा काम ये डिजिटली यहाँ पे सेटल हो जाता है। समझ रहे हो? इस बार यही क्वेश्चन आया था। तो एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि इसके लिए हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। आरबीआई ने 3 प्लेटफॉर्म अप्रूव किए हुए हैं। एक है आपका आरएक्सआईएल, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपका एम1 एक्सचेंज मिंट सॉल्यूशंस के द्वारा जो है, और एक आपका इनवॉइस स्मार्ट है। ये तीनों एग्जांपल्स किसके हैं? आपके ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के ही हैं जो आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है। तो इसके ऊपर आपको अपना पैन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सारा डालना पड़ता है और सब कुछ होने के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा काम इस तरह से हो जाता है। तो ये है आपका ट्रेड्स। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है समझ गए ट्रेड्स काम कैसे करता है, पर आप हमें बता क्यों रहे हो? देखो बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आरबीआई ने ना कुछ चीजें बदली हैं रिगार्डिंग ट्रेड्स, कुछ डायरेक्शन, कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे बदले हैं। सबसे पहली बात तो चीजों को सिंप्लीफाई किया गया है, मतलब अगर किसी एमएसएमई को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है, उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस होता था। अब थोड़ा सा इस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली आसान कर दिया गया है, तो आप आराम से चीज़ों को रजिस्टर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ना अब वेरीफाई करेगा कि भाई जो सेलर्स हैं क्या वो जेन्युइन एमएसएमईज हैं या नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम उनके जो फंड्स होंगे वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ही जाने चाहिए, वो कहीं और नहीं जाने चाहिए। क्योंकि देखो इसमें धोखाधड़ी होने का भी यहाँ पे संभावना रहती है, तो उस चीज़ को भी कम करने के लिए हमने ये चीज़ इंश्योर कर दी है। बाकी देखो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगी, ठीक है, रिस्क को कम करने के लिए, राइट। इसके अलावा जो क्रेडिट गारंटी कवरेज है, इसका मतलब क्या है? देखो जैसे आपका जैसे फाइनेंसर है, ठीक है, अब फाइनेंसर सारा का सारा काम देखेगा, राइट। कई बार उसको भी दिक्कत आ सकती है, तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि जो फाइनेंसर है ना वो यहाँ पर इंश्योरेंस ऑब्टेन करें गवर्नमेंट के द्वारा, जो बैक्ड क्रेडिट गारंटी कवर है ट्रेड्स के ट्रांजैक्शन के लिए, वो यहाँ पे आपको आप लें, आप इसको ऑब्टेन करें। ये भी यहाँ पे ज़रूरी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि भाई जो भी ट्रेड्स के ऑपरेटर हैं उनकी कम से कम नेटवर्थ 25 करोड़ की होनी ही चाहिए। जो ऑलरेडी ऑपरेटर्स हैं उनके पास 2028 तक का समय है इस चीज़ को कंप्लाई करने का। तो बेसिकली पॉइंट पता क्या हुआ? एमएसएमईज आराम से इसका इस्तेमाल करने हमें वो इंश्योर कर दिया है। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि सेल्युलर है जो वो जेन्युइन होना चाहिए, इनवॉइस सही होने चाहिए, फंड सीधा सीधा आपके सेलर के बैंक अकाउंट में जाने चाहिए, फ्रॉड एंड फेक इनवॉइस नहीं होने चाहिए। तो भाई धोखाधड़ी को रोकने के लिए और इस तरह के इश्यूज को रोकने के लिए ये सारे हमने काम किए हैं, और इसीलिए यहाँ पे ट्रेड्स आज के समय न्यूज में है, राइट। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। यूपीएससी 2026 में एक इजी क्वेश्चन आया था इसके रिगार्डिंग, आप उसको एक बार ट्राई करना, अब आपको आराम से यहाँ पे समझ आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ आता होगा तो आप आराम से इसको कर लेते। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है, इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन। अब पॉइंट पता क्या है? अगर मैं बात करता हूँ शिप रिसाइकलिंग की, तो भारत का शेयर पहले 30% था शिप रिसाइकलिंग के अंदर। अब 2025 में ये बढ़ के 35% बढ़ गया है, 35% मतलब पहुंच गया है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा टॉप शिप रिसाइकलिंग कंट्री बन चुका है। हमारी जो
शिप रिसाइकलिंग वॉल्यूम थी ना वो 1.86 बिलियन ग्रॉस टन थी। अब 2025 में बढ़कर वो लगभग 3 मिलियन ग्रॉस टन यहाँ पे पहुंच गई है। तो इंडिया ने शिप रिसाइकलिंग के अंदर बहुत ही शानदार काम किया है, ऐसा बोल रहा है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो भारत का जो सपना था 2030 तक इस चीज को अचीव करने का, वो भारत ने 5 साल पहले ही 2025 में ही अचीव कर लिया है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन यहाँ पे बन चुका है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कैसे हमने कर दिया इतना शानदार काम। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, हमने 2021 में एक विजन लॉन्च किया था, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का विजन था, जिसके माध्यम से हम भारत के अंदर अपने पोर्ट्स को शानदार बनाने की कोशिश करते हैं एंड अपनी पोर्ट एफिशिएंसी को, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की कोशिश है कि यहाँ पे देखो अगर कोई शिप आए तो फटाफट यहाँ पे वो यहाँ पे मूव कर पाए, टर्न अराउंड टाइम हम यहाँ पे कम करें, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड तक लेके जाने के लिए हमने ये सारा काम किया। बाकी इसी मैरीटाइम विजन के अंदर हमने बात करी शिप बिल्डिंग भारत में बेहतर करने की, शिप रिपेयर की, शिप रिसाइकलिंग की, ये सारा काम करने की। बाकी हमने ग्रीन की तरफ, ग्रीन सेक्टर की तरफ भी हमने कोशिश करी कि हम जो शिप्स बनाएं वो ऐसी हों जिनमें कम से कम यहाँ पोल्यूशन हो। बाकी शिप रिसाइकलिंग में भी हम यहाँ पे कम से कम कार्बन का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करी और इसके लिए हमने अलग अलग दुनिया की कन्वेंशन को भी रेटिफाई किया। जैसे एक ना बहुत फेमस हांगकांग कन्वेंशन आती है 2019, भारत ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया और शिप रिसाइकलिंग में जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए उनको हमने भारत के पोर्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट करवाया। लगभग 115 शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स हमने अपग्रेड करवाए हांगकांग कन्वेंशन के साथ कंप्लाई करने के लिए। उसके अलावा शिप्स को, मतलब शिप जो यार्ड है उनको बेहतर बनाने के लिए हमने 53 करोड़ का लगभग यहाँ पे जो फंड है यहाँ पे प्रोवाइड किया, ताकि शिप रिसाइकलिंग फैसिलिटीज पहले से बेहतर हो पाए। हम एक स्कीम भी लेकर आए, शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम। मान लो एक कोई वेसल का मालिक है, वो चाहता है कि भाई मुझे अब अपनी शिप को खत्म करना है, इसको स्क्रैप में देना है। तो उस केस में ना जो भी उसकी वेसल की स्क्रैप वैल्यू थी वो यहाँ पे उसको क्रेडिट नोट के द्वारा मिलती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपको लगता है कि पुरानी शिप है और इसकी फेयर वैल्यू है 100 करोड़, मतलब स्क्रैप में अगर आप दे दोगे तो इसका 100 करोड़ का 40% कितना हुआ, 40 करोड़। 40 करोड़ का आपको मिल जाएगा क्रेडिट नोट। अब पॉइंट आता है मैं क्या करूंगा इस क्रेडिट नोट का। देखो अगर मान लो आगे जाके आपको एक नई शिप खरीदनी है, मान लो उस शिप की कीमत है 300 करोड़, जो नई शिप आप खरीदने वाले हो, तो इसका 5%, 300 का 5% कितना होता है, 15 करोड़। तो भाई 15 करोड़ रुपया आप इस क्रेडिट नोट में से इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि आपको नई शिप खरीदने का खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि पुरानी वाली शिप को आपने प्रॉपर ढंग से स्क्रैप करवाया था। समझ पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे शिप्स की रिसाइकलिंग और डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। तो भारत की स्कीम बहुत ही शानदार थी। फिर इसके अलावा भारत ने कोशिश करी कि अपने जो रिसाइकलिंग फैसिलिटीज हैं इसको यूरोपियन यूनियन की अप्रूव लिस्ट ऑफ शिप रिसाइकलिंग यार्ड में भी हम यहाँ पे इंक्लूड करवाएं, ताकि यूरोपियन यूनियन इसको अप्रूव कर देगा तो उससे कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ेगी। तो इस तरह से बहुत सारे हमने यहाँ पे स्टेप्स लिए, जिस वजह से आज के समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग देश बन चुका है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है रास लफान, आपका इंडस्ट्रियल सिटी। अब देखो इसकी मेजर आपको लोकेशन यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। देखो ये लोकेशन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कतर में। ये कतर में आपको ये रास लफान आपको देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट बाकी चीजें भी देखो, यहाँ पर आपको साउथ पार्स गैस फील्ड और नॉर्थ डोम गैस फील्ड आपको देखने को मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई ये कतर की ये शहर इतना भी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो पॉइंट पता क्या है, ये जो आपको लोकेशन देखने को मिल रही है, ये जो सिटी है रास लफान की, ये दरअसल में कतर का सबसे बड़ा एनर्जी हब है और दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया की एनर्जी नीड्स के लिए। अब हुआ पता क्या, ये 2-3 बार पिछले महीनों में न्यूज में आ गया। जब मार्च के समय यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, तो उस समय ईरान की एक जो मिसाइल थी या ड्रोन स्ट्राइक यहाँ पे हुई थी रास लफान के ऊपर। उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे इसके ऊपर आया था। उसके बाद से कतर कोशिश कर रहा था कि वापस से हम चीज़ों को रिस्टोर करें। फिर अभी रिसेंटली पता क्या हुआ है, अभी यहाँ पर आपको यहीं पर एक बरजान गैस प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। ये गैस प्लांट दरअसल में कतर एनर्जी और एक्सॉन मोबिल के बीच में यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर है। यहाँ पर जब काम वापस स्टार्ट करने की बारी आई ना, तो वहां पर अचानक से एक टेक्निकल माल फंक्शन हुआ, जिस वजह से 13 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई। तो एलएनजी एक्सपोर्ट जो दुनिया को सबसे ज्यादा करता है, उसके ऊपर कुछ यहाँ पे अटैक होना या एक्सप्लोजन होना, वो अपने आप में चिंता की बात यहाँ पे बन जाती है।
अच्छी बात ये रही कि इस बार अटैक नहीं हुआ, इस बार अपने आप में एक्सप्लोजन हुआ, एक टेक्निकल माल फंक्शन हुआ, तो आने वाले समय के अंदर हम जल्दी से जल्दी इसको यहाँ पे स्टार्ट कर पाएंगे। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो लोकेशन है ये हमें यहाँ पे डेफिनेटली पता होनी चाहिए, बरजान गैस फैसिलिटी, कतर के रास लफान, आपका इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर। तो ये बात आप यहाँ पे क्लियर रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी जो है प्रोडक्शन यहीं पे होता है, प्रोसेसिंग और एक्सपर्ट हब यही है आपका। और लगभग ये कतर की जो कैपिटल है दोहा, उससे 80 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिल जाएगा। पर्शियन गल्फ के क्रॉस यहाँ पे ये लोकेटेड आपको लोकेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर 14 एलएनजी प्रोसेसिंग ट्रेन आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था बोलीविया के बारे में। देखो बोलीविया का एरिया काफ़ी अच्छा खासा है, बिल्कुल सही बात है, पर बोलीविया में केवल ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है, बोलीविया में कोल्ड इम्पाइन क्लाइमेट भी है, एंडीज वाली साइड ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। इसीलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। नाफेक्स डॉट इन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसको नाफेड के द्वारा ही डेवलप किया गया, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। निर्भय चेतना की बात करें तो यहाँ पर निर्भय चेतना का पर्पस दरअसल में जो मेल है ना, मेल उनको सेंसिटाइज करने के ऊपर है, ठीक है, कि आपके जो मेल रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट हुए हैं उनको जेंडर इक्वालिटी के बारे में समझाया जा पाए। इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। नाफेड की बात करें तो देखो नाफेड जो था ना वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर रजिस्टर्ड है, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसलिए चौथा स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट रहेगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये संविधान के अंदर मेंशन्ड नहीं है, यस, अटॉर्नी जनरल मेंशन्ड है, सॉलिसिटर जनरल मेंशन्ड नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये थी आज की डिस्कशन, इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।